वेलकम बैक गाइस। कैसे हो आप लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लास्ट लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं टॉपिक की जिसका नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी तक हमने सेल्फ इंडक्टेंस वगैरह पढ़ा था, लेंस का लॉ, ये फैराडेज के अलग अलग लॉ, एडी करंट, ये सारी बातें की है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे होता है? कुछ सेल्फ इंडक्टेंस जैसा ही है। इसका क्या प्रिंसिपल है, कैसे काम करता है, आज उसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो, पहली बात तो याद रखें, प्रिंसिपल इसका होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, पेपर में पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस बेस्ड है फैराडेज लॉ के ऊपर। फैराडेज के लॉ हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में किए थे, इसमें फर्स्ट और सेकंड लॉ पढ़े थे, उसके बाद लेंज लॉ पढ़ा था, ये वो वगैरह वगैरह। वो फैराडेज के लॉ के ऊपर म्यूचुअल इंडक्टेंस बेस्ड है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है कि मान लो आपके पास एक कॉइल है, प्राइमरी एक कॉइल है, सही है, इसको करंट दिया आपने। एक और कॉइल है, इसको कोई करंट नहीं दिया, इसको कोई भी करंट नहीं दिया, तो इसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, इसको ऐसा कर देना, ऐसा कर देते हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। अभी प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल क्या है? प्राइमरी कॉइल में बैटरी है, यानी कि इसको करंट मिल रहा है, आई करंट, इसमें आई करंट जा रहा है, इसमें आई करंट जा रहा है, तो इसके अंदर ईएमएफ होगा, ईएमएफ होगा तो आई होगा, आई होगा तो कुछ भी होगा, ईएमएफ होगा तो इसके अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है। अब ये करंट इंड्यूस हो रहा है, करंट के कारण इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी, तो मैं बोलता हूँ सेकेंडरी कॉइल, जो सेकेंडरी कॉइल है वो प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है। जो सेकेंडरी कॉइल है वो प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है ना। यहाँ से कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो यहाँ इधर आएगी कहीं, तो ये सेकेंडरी कॉइल इसकी मैग्नेटिक फील्ड में है, क्योंकि इसके अंदर करंट जा रहा है, तो करंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल मज़े से मस्त तरीके से बिल्कुल बन रही है। तो ये जो सेकेंडरी कॉइल है ये पड़ा है इसकी मैग्नेटिक फील्ड में। अब होगा क्या, क्योंकि ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या बोलता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलता है कि अगर आप एक कॉइल रखो, उसके साथ एक और कॉइल रख दो जो पहले कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड में हो, तो इसके कारण इसके अंदर भी अपने आप एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, अपने आप एक नया करंट इस कॉइल में आ जाए। हमने इसको कोई करंट दिया नहीं, कोई कनेक्शन नहीं दिया, बट क्योंकि ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दायरे में है, तो इसके अंदर भी एक करंट इंड्यूस होने लग जाए, क्योंकि ये क्लोज्ड कॉइल है तो इसके अंदर भी एक करंट इंड्यूस होने लग जाएगा। ये प्रोसेस होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअली आपस की अंडरस्टैंडिंग में इसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। हाँ, प्रोसेस वही है कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्लोज कॉइल है तो करंट इंड्यूस हुआ क्यों ये समझ लो। होने का कारण क्या है? होने का कारण ये है कि इन्होंने बोल दिया कि मान लो यहाँ पर तुम एक स्विच लगा दो, यहाँ पर एक की लगा दो, की लगा दो ना, तो पहले की ओपन है, पहले की ओपन है, होगा क्या? पहले की ओपन है, क्यों इंड्यूस हुआ वो समझाना चाहता हूँ मैं। पहले की है ओपन, अगर की ओपन है तो कोई करंट नहीं जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। मैंने की को कर दिया क्लोज, फर्स्ट केस क्या है, मैंने की को कर दिया क्लोज, की क्लोज कर दी गई, क्लोज कर दी तो धीरे धीरे यहाँ से करंट जाएगा, धीरे धीरे यहाँ से करंट जाना शुरू होगा, धीरे धीरे। मान लो इसके अंदर मैक्सिमम करंट आ ही जा सकता था, तो एक ही बार की क्लोज करने से मैक्सिमम करंट थोड़ी चला जाएगा। पहले थोड़ा सा करंट छोड़ेगी, बढ़ते 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 कुछ मिली सेकेंड लगेगा, आई नो बहुत कम टाइम लगेगा, बट टाइम तो लगेगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू अपनी आई तक पहुँच गए। मान लो आई से फिर आई, फिर आई से आई, फिर कैपिटल आई, करंट बढ़ता 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 टी टाइम में 0 से आई चला गया। तो करंट क्या है? तो इस कॉइल में करंट क्या है? इस कॉइल में करंट इंक्रीजिंग है, इस कॉइल में करंट इंक्रीजिंग। स्विच को ऑन किया तो करंट 0 से बढ़ता बढ़ता तभी तो गया, तो करंट इस कॉइल में इंक्रीजिंग है एक तरह से। ये इंक्रीजिंग कॉइल है तो इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी। मैग्नेटिक फील्ड के कारण, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? क्योंकि करंट वेरिएबल है। वेरिएबल कैसे हुआ? धीरे धीरे बढ़ा ना, करंट वेरी कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करती होगी? वेरी करेगी। मैग्नेटिक फील्ड के वेरी करने से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से साथ वाले कॉइल में क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि वो कॉइल कैसा है? कैसा है कॉइल? क्लोज्ड लूप है, तो इसका मतलब उसमें करंट भी इंड्यूस हो जाएगा, तो इसके अंदर एक करंट, इंड्यूस्ड करंट इसके अंदर फ्लो करने लगेगा। अब उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये लेंस लॉ से निकाल सकते हैं। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया? सर कैसे बताएं? ऐसे ही बता दो, ठीक है।
कमेंट करके ऐसे ही। तो यहाँ तक समझ में आ गया, अगर नहीं आता एक बार फिर बोल देता हूँ मैं। हमने जब इसकी की को ओपन किया, मैंने जब बटन ऑन किया इस फैन का, तो इसको स्टार्टिंग में ही करना। बोलोगे सर एक ही बार में तो पंखा फुल चल जाता, नहीं, जब ये ऑन होता है धीरे धीरे एक बार स्टार्ट होता फिर स्पीड पकड़ता है। कुछ तो सेकंड लगते हैं ना बेटा यार स्टार्ट होने को, पूरा करंट इसको मिलने के लिए कुछ तो सेकंड लगेंगे। मान लो 2 मिली सेकंड, 1 सेकंड लग गया, टाइम तो लगा। तो उस 1 सेकंड के दौरान करंट तो इंक्रीजिंग हुआ, बढ़ रहा है, 0 से ही तो मैक्सिमम वैल्यू तो गया होगा। तो करंट वेरिएबल होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी आसपास वेरी कर रही होगी। करंट कम था तो मैग्नेटिक फील्ड, करंट बढ़कर मैक्सिमम हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम। मैग्नेटिक फील्ड के वेरी होने से फ्लक्स चेंज करेगा, फ्लक्स के चेंज होने से इसके आसपास जो भी कंडक्टर पड़ा है उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होना, क्योंकि ये कॉइल भी क्लोज्ड कॉइल है तो इसके अंदर एक करंट आई इंड्यूस हो जाएगा। अब इस आई करंट के इंड्यूस होने से इसकी डायरेक्शन भी तो पता करनी हमने कि ये जो आई इंड्यूस हुआ है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब याद करो लेंज लो, लेंज लो तो डायरेक्शन बताता था। लेंज लो बोलता था कि डायरेक्शन पता चलेगी कि जिसके कारण वो करंट इंड्यूस हुआ है वो उसी को काटेगा। अब ये करंट इंड्यूस होने का कारण बताओ। ये करंट इंड्यूस होने का कारण है कि जो इधर करंट था वो करंट इंक्रीजिंग था। अगर करंट इंक्रीजिंग ना होता तो फ्लक्स चेंज ना होता तो करंट इंड्यूस ना होता। तो इसके पैदा होने का मेन कारण ये है, तो इसी को अपोज करेगा। यानी कि ये चाहेगा कि इसका करंट कम हो जाए तो ये इसके इस करंट के ऑपोजिट में करंट भगा देगा। सही है। अब दूसरा केस देखो, सर हमेशा ऑपोजिट भागेगा, नहीं, इस डायरेक्शन में भाग सकता। मान लो कैसे, अब मैंने बटन को किया क्लोज, स्विच को ऑफ किया, स्विच को कर दिया ऑन कर दिया था, ऑन करके एकदम ऑफ कर दो, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। इससे क्या होगा, जब मैं ऑन करूंगा स्विच को तो करंट बढ़ेगा, जब मैं स्विच को ऑफ करूंगा तो करंट एकदम कम भी हो जाएगा। पहले करंट था 0, 0 से गया मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू से ऑफ करने के बाद फिर यहाँ पर ऑन है स्विच, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू चला गया, मैंने फिर ऑफ कर दिया, ऑन ऑफ। ऑफ करने से करंट मैक्सिमम वैल्यू से 0 पे आएगा, 0 पे आएगा। इसका मतलब करंट क्या होगा, डिक्रीजिंग हो गया इस लूप के अंदर। इस लूप के अंदर करंट डिक्रीजिंग हो गया। करंट डिक्रीजिंग यानी मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीजिंग हो गई। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, चेंज हो रही है तो फ्लक्स भी चेंज होगा, फ्लक्स भी चेंज होगा तो क्या होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो क्या होगा, क्योंकि ये क्लोज सर्किट है तो इसके अंदर एक आई इंड्यूस करंट आ जाएगा। अभी आई इंड्यूस करंट आ जाएगा तो डायरेक्शन कौन देगा, डायरेक्शन देगा लेंज लॉ। अब लेंज लॉ डायरेक्शन कैसे देगा, लेंज लॉ बोलता है कि जिस कारण के कारण इसके अंदर करंट इंड्यूस हुआ है ये उसको अपोज करेगा। अब करंट इंड्यूस क्यों हुआ, क्योंकि करंट डिक्रीजिंग था, उसके कारण ही तो सारा ये महाभारत कहानी हुई, नहीं क्या जरूरत थी होने की। तो ये चाहेगा कि करंट डिक्रीजिंग, चलो फिर उसको अपोज करते हैं, इसको बढ़ाते। उसको बढ़ाने के लिए इस लूप में भी करंट सेम डायरेक्शन में भागा, बढ़ाएंगे कैसे करंट को यार, सेम डायरेक्शन में भगा के तो बढ़ा देंगे, ऑपोजिट करना था तो कम। तो जब मैं बटन को ऑन ऑफ करता रहूँगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, करंट ज़्यादा करंट कम, करंट कम ज़्यादा, अपने आप तो इसके अंदर कॉइल में भी एक इंड्यूस करंट आ जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है इसको कैसे निकाल लेंगे, कैसे, मतलब कितना करंट इंड्यूस होगा, क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, वो बातें थोड़ी सी हम न्यूमेरिकली मतलब एक डेरिवेशन पर्पस से एक फार्मूला, जैसे कि सेल्फ इंडक्टेंस का बनाया था सेम वैसे ही एक फार्मूला हम यहाँ पर बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब ये कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या चीज़ है, अब याद करो हमने पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसकी चेंज हो रही थी, जो कॉइल की टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी करंट के ना। करंट कम ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स भी वेरी करेगा। तो ये किस पे डिपेंड हुआ, इनडायरेक्टली तो करंट पे ही हुआ, डायरेक्टली करंट पे तो हुआ, इनडायरेक्टली क्यों, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कौन से वाला, टोटल फ्लक्स करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं क्या करूंगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर एक कांस्टेंट लेकर आता हूं जिसको बोलता हूं m, जिसको मैं बोलता हूं m। ये जो m होता है इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसकी यूनिट वही है, इसकी यूनिट होती है हेनरी, या आप बोल सकते हो वेबर पर एम्पियर, वही सेल्फ इंडक्टेंस वाली ही चीज़ है
बस यहाँ पर क्योंकि कॉइल बदला है, वो तो उसी कॉइल में आ रहा था तो सेल्फ इंडक्टेंस, अपने अंदर ही हुआ तो सेल्फ, साथ वाले कॉइल में इंड्यूस हुआ तो उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यूनिट वही है, हेनरी या वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, कुछ भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो एम होता है, ये जो एम होता है, ये ज्योमेट्री ऑफ कॉइल पे डिपेंड करता है। एम डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ कॉइल। एम नहीं डिपेंड करता ना तो आई पे ना ही फाई बी पे, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री शेप उस पे कॉइल पे डिपेंड करता है कि कॉइल कैसा है, उसकी शेप कैसी, उसकी ज्योमेट्री कैसी है। उसको आई और बी से, मैग्नेटिक फ्लक्स से कोई लेना देना नहीं। किसको? एम को। एम कौन? म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट। इस बात को ठीक है। अब इसको निकालेंगे कैसे? म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक फॉर्मूला डेफिनेशन बनी कैसे, वो देख लो। देखो क्या होगा, इन जो प्राइमरी कॉइल था उसके अंदर करंट चेंज किया, करंट चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से फ्लक्स चेंज हुआ, तो इसलिए उसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए फैराडेज ने, मैं सेकंड कॉइल के ईएमएफ को E2 बोल रहा हूँ, सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैं उसको E2 बोलता हूँ। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज ने बोला था कि ये होगा डी फाई बी बाय डी टी, याद होगा तुम्हें, डी फाई बी बाय डी टी। फाई बी मैं अभी निकाल के हटा हूँ, फाई बी की वैल्यू मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस की निकाली एम आई, यहाँ पर फाई बी की वैल्यू रखो माइनस ऑफ डी एम आई बाय डी टी, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर एम आया था। तो एम क्या है? तो एम क्या है? एक कांस्टेंट है, एम इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ से एम बाहर निकालो, एम माइनस ऑफ डी आई बाय डी टी, ऐसा लिख सकता हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? E2, इस माइनस को भी बाहर निकाल दो, माइनस ना भी लगाओ, मोड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, माइनस पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं। तो एम डी आई बाई डी टी आए ना, एम डी आई बाई डी टी। यहाँ से एम की वैल्यू निकाल दो, एम कितना आएगा? एम आएगा E2 बाय डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो एम की फॉर्मूला क्या आया? डी आई बाय डी टी। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन होगी कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द ईएमएफ ऑफ द आपका कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए, अगर डी आई बाई डी टी मान लो 1 है, तो एम किसके इक्वल होगा? तो एम तो E2 के ही इक्वल होगा। यानी जितना सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो एम ही है। कब? जब डी आई बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पर यूनिट टाइम कितना है? 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो यहां से म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन बनी, जो कि अगर मैं पूछ ली जाए तो आप लिख कर आओगे। तो ये कंसेप्ट अगर निकालना होगा तो ये फॉर्मूला, सेम ऐसा कंसेप्ट, सेम यही कंसेप्ट आपने सेल्फ इंडक्टेंस में निकालना था, जिसको बोल रहे थे ई बाई डी आई बाई डी टी। याद है? भूल गए ना? नहीं भूले, याद है सर, इतना नहीं भूले। तो यहाँ से आप म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट निकाल सकते हो और ये सारा कुछ निकाल सकते हो। इसके साथ ही ये चैप्टर हो जाता है यहीं पर समाप्त, और हम मिलेंगे अगले किसी चैप्टर में। तब तक आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। और एक और बात, अगर आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर मैं शुरू करूं, आपकी कोई इच्छा है, आप चाहते हो सर ये टॉपिक बताओ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें वीडियो में या व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या कहीं भी। तो उस हिसाब से हम अपने टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। तो हम मिलते हैं अगले किसी टॉपिक में, तब तक आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।